हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। वंशानुक्रम की यांत्रिकता, मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। मानव शरीर में उत्पादक कोश जर्म सेल्स होते हैं। इन उत्पादक कोशों की रचना अनेक जीन्स से मिलकर बनी होती है। ये जीन्स ही वंशानुक्रम को संतान प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। जनन कोश का आकार घड़ी की तरह होता है। इसे गुणसूत्र कहते हैं। छड़ी की तरह होता है। इसे गुणसूत्र कहते हैं। यह धागे के आकार के होते हैं। जीन्स ही वंशानुक्रम को विशेषताओं की अगली पीढ़ी से संक्रमित करते हैं। गुणसूत्रों का विभाजन अमीबा की भांति होता रहता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसी प्रकार उत्पत्ति होती रहती है। इनको उत्पादक कोश भी कहा जाता है। माता पक्ष के उत्पादक कोश को मातृसूत्र तथा पिता पक्ष के सूत्र को पितृसूत्र कहते हैं। ये सेल्स कहलाते हैं। इनमें से कई जोड़े जीन्स रहते हैं। पैतृकता का निर्वाह करने के लिए मातृसूत्र तथा पितृसूत्र में 23 गुणसूत्र होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक 23 गुणसूत्रों के स्थान पर 24 गुणसूत्रों का अस्तित्व मानते हैं। विवाह के पश्चात पति पत्नी के आपसी संबंध में 23 गुणसूत्रों का संयोग स्थापित करते हैं। इन संयोगों से ही संतान प्राप्ति होती है। मन के अनुसार यह पितृक रासायनिक पैकेट माने गए हैं, जो वंश सूत्र के साथ एक डोरे में पिरोए माला के दाने या फली में मटर के समान होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक महत्व। वंशानुक्रम के नियम का ज्ञान। अध्यापक को बच्चे के वंशानुक्रम का अध्ययन करके अपनी शिक्षा सिद्धांत प्रक्रिया को जानना चाहिए। वह ऐसे ही बच्चों को दंड देता है। वह समझता है कि बच्चे लापरवाह हैं, जबकि उसके वंश की ओर से दुर्बल मानसिकता शक्ति प्राप्त हुई है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उसे पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसे पढ़ता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, यानी कि केस स्टडी हर एक बच्चे की उनके पास होनी चाहिए। प्रतिभाशील व पिछड़े बालकों के लिए सहायक। यह प्रतिभाशील और पिछड़े बालकों के लिए भी सहायक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वंशानुक्रम के ज्ञान से अध्यापक को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कोई भी दो बालक एक समान विशेषताओं वाले नहीं होते। बालकों के अनुरूप शिक्षा के आयोजन में सहायक हो जाती है। उचित दिशा प्रदान करना, गिविंग डायरेक्शन। समस्यात्मक बालकों का अध्ययन होना चाहिए और उचित स्कूल का वातावरण होना चाहिए। पाठ्य सहायक की क्रियाओं के कार्यक्रम वैसे ही होने चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। स्कूल खुले स्थान वाले होने चाहिए आदि। निष्कर्ष एवं शैक्षणिक महत्व, कंक्लूजन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बालकों की सामान्य विशेषताओं से परिचित होने तथा उनके व्यक्तिगत भेदों का कारण समझाने आदि अनेक कार्यों में उपरोक्त तीनों वंशानुक्रम संबंधी नियमों की जानकारी काफ़ी मदद कर सकती है। एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ऊपर से दिखने में चाहे यह इन तीनों में काफ़ी अंतर दिखता हो, यहाँ तक कि विरोधाभास नजर आए, परंतु उद्देश्य तीनों का एक है। मतलब इन तीनों का उद्देश्य जो है वो सेम है। वंशक्रम संबंधी धरोहर का संक्रमण किस रूप में होता है, इस बात की विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी प्रदान की जाए है भी यह बात। और इसलिए अगर हम तीनों नियमों का अलग अलग रूप में न रखकर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण अपना लें, तो इससे वंशानुक्रम की धरोहर, उसकी प्रक्रिया तथा परिणामों की जानने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकेगी। आइए ऐसा प्रयत्न करके देखा जाए। एक बालक को वे सभी बातें, गुण तथा विशेषताएं वंशक्रम के जरिए विरासत में अवश्य ही प्राप्त होंगी, जिन पर समानतः मनुष्य होने के नाते उसका अधिकार है, तथा जिन्हें धारण करने पर ही मनुष्य के रूप में उसे पशु पक्षियों, जीव जंतुओं तथा धरती पर उपस्थित अन्य भौतिक वस्तुओं में अलग समझा जाता हो। थोड़ा आगे चले तो हम यह पाएंगे कि बालक उन गुणों एवं विशेषताओं को भी थोड़ी बहुत विभिन्नताओं के साथ धरोहर के रूप में ग्रहण करता हुआ पाया जा सकता है, जिन्हें उसके वंश तथा जाति की परिचय तथा सामान्य विशेषताएं, फैमिली, रेस एंड कास्ट ट्रेट्स कहा जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जैसे फैमिली हमारी समझाती है हम वैसा ही करते हैं, जैसी हमारी कास्ट होती है वैसा ही, जो हमें यह याद दिलाती है कि विमुक्त व्यक्ति में इस प्रकार के खानदानी या जाति गुण है। इस प्रकार की उपरोक्त जानकारी अध्यापन तथा शिक्षा विचारकों के बालकों को उनके वर्तमान रूप से समझाने तथा उनके लिए व्यक्तिगत वेदों के अनुरूप कार्यक्रम तथा करने में काफ़ी मदद करती है। जैसे आप वैसी संतान,
इस नियम के आधार पर जहां हम यह अनुमान लगाने और अपेक्षा करने में सहायता मिलते हैं कि माता पिता वंश परंपरा तथा प्रजातीय एवं जातीय विशेषता के आधार पर बालक के बारे में क्या सोचा जाए, वही विभिन्नता का नियम तथा प्रत्यागमन नियम है, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन है, कि बालक किसी व्यवस्था में माँ बाप, वंश तथा जाति का हूबहू प्रतिनिधि हो नहीं सकता। वह उनसे किसी न किसी रूप में अलग पक्का होगा। इन विभिन्नताओं का दायरा भी बहुत बड़ा हो सकता है। यह भी कोई आश्चर्य नहीं कि माता पिता वंश या जाति के सामान्य और विशेष गुणों से ठीक विपरीत गुण बालक में दिखाई दें। हो सकता है कि जैसे माता पिता हैं वैसा बच्चा बिल्कुल भी ना हो। माँ बाप तथा अध्यापक अंशक्रम प्रक्रिया के भिन्नता संबंधी नियम को ताक पर रखकर प्राय यह भूल जाते हैं कि वह बालक को उसके अपने प्रत्यक्ष रूप की अवहेलना और उससे वही अपेक्षा करने लगते हैं या उसी रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने जैसे आप वैसी संतान धारणा पर चलते हुए कर रखी है। इसका बड़ा भाई अथवा बहन इस प्रकार का था और इसके माता पिता ऐसे थे, तो इसके वंश में तो ऐसे ही होता आ रहा है। इस प्रकार की बातों के आधार पर वह बालक के बारे में एक पूर्ण धारणा अच्छे या बुरे की बना लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बुरे या अच्छे विचार जैसे भी हम किसी बंदे को देखकर, उसके पेरेंट्स को देखकर हम बना लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब है, निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि वंशक्रम धरोहर के रूप में किसी भी गुण को ग्रहण करने हेतु बालक की प्रवृत्ति औसतन की ओर जाने की होती है। यहाँ निश्चित रूप से एक आशा की किरण दिखाई देती है, विशेषकर उन बालकों को जिन्हें उन माँ बाप से वंशक्रम धरोहर के रूप में कुछ प्राप्त करना है, जो योग्यता और अक्षमताओं की दृष्टि से निम्न कोटि के माने जाते हैं। औसत की ओर से जाने की दृष्टि से वह अपने माँ बाप के स्तर से एक बेहतर स्तर पा सकेंगे। परिणाम स्वरूप भोने माँ बाप के बच्चे उनसे कुछ अधिक ऊंचाई वाले होंगे तथा अल्प बुद्धि माँ बाप की संतानें कुछ अधिक बुद्धिमान हो सकेंगी। उन अध्यापकों के लिए यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि जैसे आप वैसी संतान के नियम का अनुसरण करते हुए ऐसे बच्चों की क्षमताओं और योग्यताओं कम आंकलन की गलती कर बैठते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनके कहने का बस यही मतलब है। वंशानुक्रम संबंधी नियम, विशेषकर वह नियम जो बीजकोश की निरंतरता नामक सिद्धांत से प्रभावित होते हैं, माँ बाप और अध्यापकों को यह सिखा सकते हैं कि उत्पादक कोश ही वंशानुक्रम धरोहर को संक्रमित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, दैहिक कोश नहीं। माँ बाप अपने बालकों को एक प्रकार से हस्तांतरित नहीं करता। किसी अपंग माँ बाप की संतान का जन्म से अपंग होना इस दृष्टि से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि माता पिता अपंग हों लेकिन बच्चा बिल्कुल सही पैदा हो। अंधे माँ बाप की संतान अच्छी दृष्टि वाली हो सकती है। मतलब इनमें कुल मिलाकर ये बात कही गई है कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा माँ बाप वैसे बच्चे होंगे। हो सकता है किसी माँ बाप को संगीत पसंद हो और उसका बच्चा ज़रूरी नहीं है कि संगीत में ही होगा। उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारी बातें हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।